गरीब किसान की बेटी। रौनकपुर गांव का जमींदार रौनक सिंह बड़ा ही जालिम था। हमेशा ही उसकी नजर गांव के गरीब किसानों की खेती पर होती थी। उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था, मगर ये सब वो इतनी चालाकी से करता था कि आज तक कोई जान नहीं पाया था कि वो कितना गिरा हुआ आदमी है। अम्मा यार। क्या हुआ जमींदार साहेब? यार, जब भी दूर दूर तक फैले अपने हरे हरे खेत देखता हूँ, मन ही मन सोचता हूँ यहाँ से लेकर वहां तक सारे खेत मेरे हैं। तभी ये खेत बीच में आ जाता है। इस खेत का मालिक कौन है? आप हर बार भूल जाते हो जमींदार साहेब। ये अपने ही गांव के किसान शुभम किसान की खेती है। कहते हैं इस जमीन में किसी भी फसल के बीज डाल दो, फसल लहलहाई उठती है। तब तो ऐसी जमीन हमारी होनी चाहिए। उस शुभम किसान से बात करो। कोई फायदा नहीं है जमींदार साहेब। आसपास के गांव के जमींदारों ने उसे काफी लालच दिया। दुगनी रकम देनी चाहिए, पर उसने अपना ये खेत बेचने से बड़े ही प्यार से मना कर दिया। जो प्यार से ना माने उसे जबरदस्ती या फिर चालाकी से मनाना चाहिए। उसकी कोई जरूरत पता करो, हम उसकी जरूरत पूरी करेंगे। बदले में खेती की अपनी जरूरत पूरी करवाएंगे। शुभम किसान बहुत ही ईमानदार है सरकार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत पैदा करो। कैसे करे सरकार? कहा ना उसके खेत में फसल भी अच्छी पैदा होती है। तो आग लगा दो उसकी फसल में। और उसी रात रौनक सिंह के आदमी शुभम किसान के खेत में आग लगा देते हैं। आधी रात को आग का पता चलते ही शुभम किसान अपनी बीवी बेटी के साथ आग बुझाने जाता है, पर खेत में पकड़ी आग इतनी आसानी से नहीं बुझती और उनके देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो जाता है। दूसरे दिन बाकी लोगों के साथ जमींदार भी शुभम किसान को सांत्वना देने पहुंचता है और सबके सामने सिंपैथी दिखाता हुआ कहता है, ऐसे हादसे होते रहते हैं शुभम भैया, पर उसे पकड़कर बैठ जाने से जिंदगी तो नहीं कटती। पर अब जिंदगी कैसे कटेगी जमींदार साहब? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे तुम्हारे खेत है ना, उस पर फिर से फसल उगाओ। पर पैसे कहाँ है? यही अनाज बेचते तो पैसे मिलते, उससे ही खाते और बचाकर उसी से फिर फसल उगाते। अरे भाई, मैं कब काम आऊंगा? तुम लोग मुझे अपना समझते ही नहीं, वरना ऐसी बात ना करते। ये लो पैसे, मगर हाँ, पहली फसल कटते ही पहले मेरे पैसे देना, बाद में अपना काम करना, समझ गए? जी जमींदार साहब। वहाँ से वापस लौटते हुए रास्ते में जमींदार के दोनों चमचे कहते हैं, सरकार ये क्या किया आपने? इसे तो शभु किसान वापस सेट हो जाएगा। हाँ, फिर आपका क्या होगा? जैसे उसकी फसल बर्बाद की, वैसे ही शुभम किसान के पैसे लेकर जाते ही रास्ते में तुम दोनों लुटेरे बनकर सब छीन लेना। और सचमुच शुभम किसान पैसे लेकर बीज खरीदने शहर के लिए रवाना होता है। तो घात लगाए बैठे दोनों जमींदार के चमचे शुभम को गांव की घनी बगिया वाले रास्ते से गुजरता देख पेड़ से उसके सामने नकाब बांधे कूदते हैं और उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। उसे बेहोश करके वहीं डाल देते हैं। होश में आने पर जब शुभम किसान जमींदार को सारी बात बताता है तो जमींदार कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है शुभम। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब मैं दोबारा तो तुम्हें नहीं दे सकता। फिर मैं क्या करूं जमींदार साहब? कहां से पैसे लाऊं? कैसे लाऊं? यार, सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूं, तुम्हारे लिए भी किया। चलो फिर कर देता हूं। क्या करूं? हाँ, वो तुम्हारे खेत है ना, वो मुझे दे दो। उसकी आधी कमाई मैं रख लूंगा, आधी तुमको दे दूंगा। तुम्हारा भी गुजारा चलेगा, मेरा भी पैसा वसूल हो जाएगा। गरीब मजदूर किसान ये बात अपनी बेटी प्रीतो को बताता है तो प्रीतो अपने बापू को ऐसा करने से मना करती है। शुभम किसान अपनी बेटी को समझाना चाहता है, खेती कुछ दिनों के लिए उन्हें दे देने में बुराई ही क्या है बेटी? आखिर वो अपने गांव का ही जमींदार है। अब मैं आपको कैसे बताऊं बापू, जमींदार की गंदी नजर आपकी खेती पर है। आपकी तरह उसने कई किसानों को मजबूर करके उनकी जमीन कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के बहाने हथिया ली है। अब तो मुझे लगता है कि बापू के खेत में आग भी जमींदार ने ही लगाई थी और बापू के पैसे भी जमींदार के ही आदमियों ने लूटे होंगे। कहाँ खो गई बेटी? कुछ जवाब दे।
इसमें बेटी से क्या पूछते हो शुभम काका? खेती तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। नहीं, जब हमारी प्रीतो पैदा हुई थी तब हमने ये खेती इसके लिए खरीदी थी। ये इसके शुभ पैरों का ही कमाल है। हमारे इस खेत की फसल हमेशा ही लहलहाती खड़ी रही है। ये हमारे प्रीतो का ही नसीब है। इसके नसीब का फैसला प्रीतो ही कर सकती है। ठीक है, देखते हैं प्रीतो का नसीब क्या कहता है। प्रीतो, कल पूरे गांव के सामने मैं तुम्हारा नसीब देखूंगा। अगर वो तुम्हारे पक्ष में रहा तो मैं तुम्हारे बापू का ना सिर्फ पूरा पैसा माफ कर दूंगा, बल्कि खेती करने के लिए और पैसे भी दूंगा। सुना बेटी, कितने अच्छे हैं हमारे जमींदार। पर जमींदार साहब, इसके नसीब का पता कैसे करेंगे? इसमें एक सफेद और एक काला पत्थर डालकर कल गांव के सभी लोगों के सामने ले आना। फिर सभी के सामने इसमें हाथ डालकर पत्थर निकालना। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपने बापू से यह खेत मुझे देने के लिए कहना होगा, और अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं तुम्हारे बापू का ना सिर्फ कर्जा माफ कर दूंगा, बल्कि उन्हें खेती करने के लिए और पैसे भी दे दूंगा। सुनकर सभी जमींदार साहब की वाह वाह करते हुए बात मंजूर कर लेते हैं। रात भर प्रीतो को नींद नहीं आती। वो पलंग पर लेटी लेटी सोचती है, जमींदार हमारी खेती पाने के लिए जरूर कोई चालाकी करेगा, पर क्या चालाकी कर सकता है? रात भर सोचने के बाद भी प्रीतो की समझ में नहीं आता है। दूसरे दिन सभी के सामने वो जमींदार की दी थैली लेकर पहुंच जाती है। जमींदार सबके सामने उससे थैली लेकर अंदर देखता है। एक काला एक सफेद पत्थर है। देखता हुआ वो सभी से पूछता है, गांव वाले भाइयों, शुभम भैया, आप लोगों को याद है ना क्या कहा था? हाँ, इस थाली में एक काला एक सफेद पत्थर है। प्रीतो बिटिया से अगर काला पत्थर निकला तो वो अपने बापू से आपको वो खेत देने के लिए कहेगी, और सफेद पत्थर निकाला तो आप शुभम भैया का ना सिर्फ कर्ज माफ कर दोगे, बल्कि उसे खेती करने के लिए अपनी तरफ से पैसा भी दोगे। बहुत बढ़िया। ये लो प्रीतो, निकालो पत्थर और बताओ अपना नसीब। ओह, तो गांव वालों को संबोधित करते हुए अभी अभी जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से थैली बदल दी है। अब क्या करूं? इसमें तो दोनों ही पत्थर काले हैं। मतलब ये मुझे मेरे बापू को अपना खेत देने पर मजबूर करवा के ही रहेगा। अब तो गांव वाले और बापू भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या करूं? अगर मैं कुछ कहूंगी तो कोई भी जमींदार की इस चालाकी पर विश्वास नहीं करेगा। सभी कहेंगे कि तुम ही पत्थर लाई थी, तुमसे गलती हुई होगी। क्या करूं? निकालो भाई पत्थर। बाकी लोगों को भी तुम्हारा नसीब देखने के बाद अपना अपना नसीब बनाने अपने अपने काम पर जाना है। अरे पत्थर तो गिर गया। ढूंढो। अब कैसे फैसला होगा जमींदार साहब इसके नसीब का? अब तो वही फैसला होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि गलती प्रीतो ने की है। मैं मानती हूँ, पर मैं बताती हूँ मेरे नसीब का फैसला कैसे होगा। कैसे? जमींदार साहब ने भी थैली में देखा था, एक काला एक सफेद पत्थर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ। अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा तो सफेद पत्थर अंदर होगा, और अगर सफेद पत्थर निकाला होगा तो काला अंदर होगा। जो भी पत्थर अंदर होगा उसका ऑपोजिट मैंने निकाला होगा। बस वैसे ही फैसला हो जाएगा। सुनकर सभी हाँ करते हैं, जबकि ये सुनते ही जमींदार हड़बड़ा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात तो बराबर है ना? सुनकर बाकी गांव वाले भी कहते हैं, हाँ, बात तो प्रीतो की बराबरी की है। अगर अंदर काला पत्थर होगा तो प्रीतो ने सफेद पत्थर निकाला होगा। इसका मतलब वो अपने बापू को वो खेती अपने आप देने के लिए नहीं कहेगी, और आप ना सिर्फ शुभम भाई का कर्जा माफ कर देंगे, बल्कि उसे खेती के लिए पैसा भी देंगे। और अगर अंदर से सफेद पत्थर हुआ तो प्रीतो अपने बापू से वो खेती आपको देने के लिए कहेगी। सुनकर जमींदार का मुंह छोटा हो जाता है, और तब तो उसकी हालत रोने जैसी हो जाती है जब प्रीतो थैली से काला पत्थर निकालती हुई गांव वालों से कहती है, देखिए, इसमें काला पत्थर है। इसका मतलब मैंने पहले सफेद पत्थर निकाला था, और सफेद पत्थर का मतलब क्या है? सुनकर जमींदार का जी चाहता है कि अपना सिर फोड़ ले,
अंत में उसे ना सिर्फ शुभम किसान का कर्जा माफ करना पड़ता है, बल्कि खेत के लिए उसे भरपूर पैसे भी देने पड़ते हैं। उसे पैसे देते देते प्रीतो धीरे से जमींदार के पास जाकर कहती है, इस घटना से एक बात जरूर सीख लेना जमींदार साहब, कभी भी किसी गरीब की बेटी के नसीब में आग लगाने की कोशिश मत करना, वरना आपके ही हाथ जल जाएंगे। होशियार बहू। सी प्रिंस सोसाइटी में रहने वाली संध्या की सास सुशीला देवी को दिखावे का बहुत शौक था। जब से संध्या इस घर की बहू बनकर आई है, तब से वो देख रही है कि उसकी सास रोज नए नए गहने, कपड़े और मेकअप करके घूमने जाती है। संध्या की समझ में आज तक ये नहीं आया कि इतने महंगे महंगे गहने आखिर उसकी सासू माँ के पास आते कहाँ से हैं। बहू, ए बहू, ये देख मेरी मांग का टीका कैसा है, और ये कान के ये कैसे हैं, और ये नाक की नथ ये तो बढ़िया ही है ना, और ये गले की चेन ये तो मुझे पता है बहुत ही खूबसूरत है, और ये मेरे कमर की करधानी, इसे तो जो भी देखता है तारीफ ही करता है। वो तो है सासू माँ, पर आप रोज रोज इतने गहने लाती कहाँ से हैं? ये सब मैं मेरी पड़ोसन है ना रमा बहन, उससे मांग कर लाती हूँ। इतने सारे गहने मांग कर, और वो दे भी देती है? क्यों नहीं देगी, आखिर हमारी पड़ोस में रहना है ना उसे। पड़ोसी से मीठे रिश्ते बनाने के लिए उसे देना ही पड़ता है। पर ये अच्छी बात नहीं है सासू माँ, किसी से रोज मांग मांग कर गहने पहनना। ए बहू, मुझे मत सिखा, अपने काम से काम रख। सुनकर बहू चुप रह जाती है। रात को वो इस बारे में अपने पति से कहती है, मुकेश, तुम्हें पता है सासू माँ हमारी पड़ोसन से रोज नए नए गहने मांग मांग कर पहनती है। तो क्या हुआ, पड़ोसन अपनी पड़ोसन के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? परंतु ये अच्छी बात नहीं है ना, गहने जैसी महंगी चीज मांग कर। देखो सैंडी, ये बात तुम मुझे कह रही हो तो कहो, पर मम्मी के सामने मत कह देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, कल हमें सिंह साहब की बेटी की शादी में भी जाना है। और दूसरे दिन बहू तैयार होकर आती है तो देखती है उसकी सास पूरी तरह से गहनों से लदी तैयार हुई अपने आप को देख रही है। बहू को देखते ही कहती है, देख बहू कैसे लग रही हूँ मैं, मेरी छोड़, ये गहने कैसे लग रहे हैं बता। कौन से गहने के बारे में बताऊं सासू माँ, आप तो ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी हैं। इतने गहने? अरे कहा ना, अपनी पड़ोसन है ना, उसी से सवेरे सवेरे लेकर आई थी। और इतने गहने उन्होंने दे दिए, असली हैं? तो तू क्या समझती है, शादी में मैं नकली गहने पहनकर जाऊंगी? लेकिन ये तो बहुत महंगे होंगे। अरे महंगे पहनूंगी तभी तो शादी की पार्टी में सबसे अलग लगूंगी। अगर तू चाहे तो तेरे लिए भी 4-6 आइटम मांग लूं। नहीं सासू माँ, किसी से इतने गहने मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कुछ गहने कम कर दो, अपने अपने ही पहन कर चलो। तू चुप रह। अरे तुझे क्या पता कि सोसाइटी में कैसे जिया जाता है। सास बहू की एक नहीं सुनती है और अपने पति और बेटे बहू के साथ शादी की पार्टी में चली जाती है। देर रात को वो वहाँ से वापस लौटते हैं। वाह, सिंह साहब ने तो अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं की, जिसे देखो वही उनकी तारीफ कर रहे थे। अजी, तारीफ तो सभी मेरी ही कर रहे थे, आखिर कितने गहने पहने थे मैंने। सारी औरतें आपके आगे पीछे घूम रही थी। वही तो, तेरी बीवी को भी समझा, कोई हमारी पड़ोसन जैसी सहेली बनाए और खुद गहने मांग मांग कर पहने। आखिर हर गहना, हर डिजाइन हर किसी के पास तो नहीं रहती, मांगना तो पड़ता ही है। नहीं सासू माँ, मुझे ये पसंद नहीं। मांग के गहने कहीं कुछ लेने देने पड़ गए तो? अरे क्या लेने के देने पड़ जाएंगे, फालतू में डरती है तू। जाके सो जा, डरपोक कहीं की। और वो सोने चले जाते हैं। सासू माँ अपने कमरे में आकर सारे गहने उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सो जाती हैं। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो ड्रेसिंग टेबल से सारे गहने गायब हैं। वो अपने पति को उठाकर पूछती है। पता चलता है चोर
खिड़की का स्क्रू खोलकर चोरी कर गया है। पता चलते ही सासू माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय हाय, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हाय हाय। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, साथ में पड़ोसन के भी। क्या? हाँ, उसके गहने तो मेरे गहने से 4 गुना ज्यादा थे। अब क्या होगा बेटा, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने सुशीला के रोने की आवाज सुनी। रमा बहन, घर में चोरी हो गई। मेरे साथ साथ आपके भी सारे गहने चोरी हो गए। चोरी हो गए? सुशीला, कहीं तुमने तो नहीं रख लिए? मैंने? अरे मैं क्यों रखूंगी? तुमने सोचा होगा रोज रोज मांगने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। चोरी के बहाने तुम मेरे गहने हथियाना चाहती हो। नहीं नहीं आंटी, मेरी माँ ऐसी नहीं है। आप तो हमें 30 साल से जानती हैं। कोई बात नहीं, मेरे वो सारे गहने 12 लाख के थे। 12 लाख दे दो। 12 लाख? अरे इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वो तो गहने मांगने के टाइम पर सोचना था। अरे लेकिन रामा बहन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई साहब। आप तो मेरे पति को जानते हो, उन्हें पता चला तो वो मेरे साथ साथ आपको भी जेल भिजवा देंगे। क्या? हाँ, उसमें उनकी माँ की भी निशानी थी। वो छोड़ेंगे नहीं। 12 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे। कहीं से भी एडजस्ट करो। ये घर बेचो या खुद को बेच दो, पर 12 लाख मुझे चाहिए। लेकिन रमा बहन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी संध्या बहू। अपने सास ससुर और पति से 12 लाख का बंदोबस्त करके मेरे घर ले आओ। अब दोबारा मैं इन्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी, चोरनी कहीं की। अब क्या करें? 12 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? रो मत सुशीला, जो हो गया सो हो गया। मेरे पास प्रोविडेंट फंड की 4 लाख की एफडी है। मेरे पास भी बोनस, ट्रेवलिंग अलाउंस और दूसरी इनकम से 3 लाख रुपए हैं। हो गए 7 लाख। मेरे पास भी 3 लाख के गहने हैं। हो गए 10 लाख। मैं 10 लाख देकर उन्हें मनाती हूँ। वो नहीं मानेगी, मैं जानती हूँ उसे। 12 लाख पूरे लेकर ही रहेगी वो। मैं मना लूंगी उन्हें सासू माँ। आखिर इतने साल से पड़ोस में रह रही है। बाकी के 2 लाख धीरे धीरे चुका देंगे। तू सच कहती थी बहू। मांग कर गहने नहीं पहनने चाहिए। अगर मैंने मांग कर इतने ज्यादा गहने नहीं पहने होते तो चोर का मुझ पर ध्यान ही नहीं जाता, और कम से कम मेरे गहने तो बच जाते। अब मेरे गहने भी गए, 12 लाख भी गए, और मेरे लिए कल को गहने बनाएंगे, उसका खर्चा अलग। सुशीला का तो रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। यहाँ ससुर और बेटा बहू के कमरे में पहुंचकर कहते हैं, बहू, मैं अपने प्रोविडेंट फंड की एफडी तुड़वा कर लाता हूँ। मैं भी अपना सारा पैसा निकाल लाता हूँ। तुम्हारे गहने दो, वो भी बेचकर पैसे ले आऊं। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा जी। पड़ोसन आंटी के गहने उनके घर पहुँच गए हैं। क्या मतलब? ऐसी चोरी का ही मुझे डर था, इसलिए मैं सासू माँ को रोज समझाती थी, पर उन्हें ना समझते देख मैंने पड़ोसन के साथ मिलकर ये चाल चली। सासू माँ के गहने अपने घर पर रखकर पड़ोसन के गहने चुराकर उनके पास पहुँचा दिए। और पड़ोसन आंटी इस बात के लिए मान गई? हाँ, क्योंकि वो खुद सासू माँ के बार बार गहने मांगने से परेशान थी, पर पड़ोसन होने की वजह से मना नहीं कर पाती थी। अब उनका भी टेंशन कम हो गया। वाह बहू, अगर तुम जैसी बहू हर घर में हो तो वो घर सचमुच स्वर्ग बन जाए। आज तुमसे मुझे एक बात सीखने को मिली है। घर के बड़े ही नहीं, बच्चे भी बड़े को सही राह दिखा सकते हैं।